Assalamu alaikum students. My name is Ridda and I am your science teacher. Today we will start our second lecture. हम लोगों ने वही यूनिट नंबर 1 को कंटिन्यू किया है, बट हमारा नेक्स्ट टॉपिक था इनवर्टिब्रेट्स. हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है. हमने 5 किंगडम्स में अपने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया था, उन 5 किंगडम्स के बारे में पढ़ा था, और देन हमने लास्ट किंगडम यानी कि एनिमेलिया को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया था, जिनमें नंबर 1 था वर्टिब्रेट्स एंड नंबर 2 वॉज इनवर्टिब्रेट्स. तो जो वर्टिब्रेट्स थे वो ऐसे एनिमल्स थे जिनकी बैकबोन होती है, और इनवर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स थे जिनकी बैकबोन नहीं होती है. तो वर्टिब्रेट्स की नेक्स्ट फर्दर हमने 5 टाइप्स पढ़ी थी. ओके, तो हमारे पास अब इनवर्टिब्रेट्स हैं. हम आज पढ़ेंगे इनवर्टिब्रेट्स आगे फर्दर कितनी क्लासेस में क्लासीफाई किए गए हैं, यानी कि कितनी टाइप्स में डिवाइडेड किए गए हैं. नंबर 1 पे हमारे पास है स्पॉन्जेस. स्पॉन्जेस जो होते हैं एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है. जैसे कि आपने देखा होगा स्पॉन्ज जो है वो हम लोग बर्तनों को वॉश करने के लिए भी यूज़ करते हैं. ये भी उसी टाइप का स्पॉन्ज होता है. इस स्पॉन्ज की 2 एरियाज़ होते हैं और ये बड़े कलरफुल से होते हैं. इनकी ये आदत होती है कि ये हमेशा पत्थरों के पास रहते हैं और उनके करीब ही रहते हैं. मतलब इनका पॉइंट फिक्स होता है कि ये हमेशा स्टोन्स के पास ही रहेंगे और ये समुद्रों में रहते हैं. ठीक है, ये बहुत कलरफुल होते हैं, ओशंस में रहते हैं. बाउंडेड का मतलब है अपनी जगह पे ही रहते हैं, अपनी जगह पे बाउंड रहते हैं, और इनकी जगह कौन सी है? स्टोन्स. इनके पास 2 चीज़ें होती हैं इनकी बॉडी में. एक होते हैं पोर्स और एक होते हैं कैनाल्स. जो पोर्स होते हैं वो आउटर साइड पे होते हैं, बाहर वाली साइड पे, और कैनाल्स होते हैं वो अंदर वाली साइड पे होते हैं. ये यूजुअली वाटर को जो है पोर्स से लेके जाके कैनाल से बाहर निकालते हैं. मतलब यही इनकी जो है ना वो एक हैबिट है लाइफ की, और इसी तरह उन्होंने जिंदा रहना. ठीक है, तो ये हमारे पास होंगे स्पॉन्जेस. नेक्स्ट हमारे पास है वॉर्म्स. और वॉर्म्स तो आप सबने देखे ही होंगे कि जब बारिश होती है तो वॉर्म्स आ जाते हैं बहुत ज़्यादा, जिनके ऊपर आप नमक डालते हैं और वो बारीक बारीक से होते हैं. बड़ी उनकी सॉफ्ट सी और चिपचिपी सी बॉडी होती है. तो उनकी बॉडीज़ क्या है? सॉफ्ट. और आपने देखा होगा वॉर्म्स की तो लिम्स भी नहीं होते. पहले हमने एम्फीबियन में पढ़ा था क्योंकि पाँव की तरह के छोटे से एक स्ट्रक्चर है जिनसे वो मूव कर रहे हैं. इस तरह हमने अमीबा में पढ़ा था, अमीबा की बॉडी में भी स्ट्रक्चर्स थे, सूडोपॉड्स. ठीक है, उसके पाँव. लेकिन जो वॉर्म्स होते हैं उनकी बॉडी में कोई पाँव नहीं है. वो अपनी बॉडी को ही स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, और फिर एकदम से रिलैक्स करते हैं. स्ट्रेच करते हैं और फिर रिलैक्स करते हैं, और इस तरह मूव करते जाते हैं. सेगमेंटेड होती है. आपने देखा होगा कि जो वॉर्म्स होते हैं उनकी बॉडी कैसी होती है? इस तरह से होती है उनकी बॉडी. ये देखिए, ऐसे सेगमेंट्स होते हैं बॉडी में, यूँ डिवीजन्स हुई होती है, लाइनें लगी होती हैं बॉडी के ऊपर. ठीक है, और ये पैरासाइट्स भी होते हैं. जैसे कि आपने देखा होगा कि हम कहते हैं बच्चों के पेट में कीड़े पड़ गए हैं, तो वो जो कीड़े पड़े होते हैं वो ये वॉर्म्स ही होते हैं. ये बारीक बारीक से वॉर्म्स होते हैं जो कि किसी वजह से, या कोई गंदी चीज़ खाने से, या किसी बैक्टीरिया की वजह से, या समहाउ किसी भी तरीके से बॉडी में चले जाते हैं. और ये क्या करते हैं, फिर आपको स्टमक में जाके अपना घर बना लेते हैं. जो भी आप खाना खाते हैं वॉर्म्स खाना खा लेते हैं वो आपका सारा, और इस तरह भी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं. तो होता क्या है कि पेरेंट्स कहते हैं जो बच्चा वीक हो रहा है, क्यों? जो वो खाना खा रहा है वो सारा खाना तो वॉर्म्स खा लेते हैं, तो बच्चा तो ऑटोमेटिकली वीक होगा. तो ये जो होते हैं पैरासाइट होते हैं. पैरासाइट उन तमाम ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो कि आपकी बॉडी में रहते भी हैं और आपको नुकसान भी देते हैं. तो वॉर्म्स एक तो हमारी बॉडी में रहते हैं और ऊपर से हमें नुकसान भी दे रहे हैं. तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी हो गई? वॉर्म्स की. मोलस्क जो होते हैं ना, ये भी वॉर्म्स की तरह की ही होती हैं. इनकी सॉफ्ट सी बॉडी होती है. ठीक है, बिल्कुल वॉर्म्स की तरह है. इनकी बॉडी पे भी सेगमेंट है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि इनके ऊपर एक शेल आ जाता है. शेल मतलब जैसे हमारे टर्टल के ऊपर शेल है. और ये इसकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल हमारे पास होती है स्नेल. और ये फ्री होते हैं. फ्री मतलब स्नेल कहीं पे भी घूम सकती है, बाउंड नहीं है. लेकिन इनमें कुछ ऐसे भी चीज़ें होती हैं जो कि बाउंडेड हैं, जो कि बाउंड होती हैं कि जी हमने इधर ही रहना है. जैसे कि हमारे पास हमारे स्पॉन्जेस जो थे वो बाउंड थे पत्थरों के पास रहने के. उसके बाद हमारे पास आते हैं इंसेक्ट्स. और इंसेक्ट्स से तो हम बहुत अच्छे तरीके से फेमिलियर हैं. इंसेक्ट्स जो होते हैं उनकी जॉइंटेड लेग्स होती हैं, मतलब उनकी लेग्स उनकी बॉडी के साथ जुड़ी हुई होती हैं. दूसरा था, इनकी बॉडी के 3 पार्ट्स होते हैं. जो अपर वाला पार्ट होता है वो उनको होता है हेड, यानी कि उनका सर. फिर होता है थॉरक्स. थॉरक्स का मतलब होता है उनका नीचे वाला पार्ट. और फिर होता है एब्डोमेन, यानी कि उनका पेट. एब्डोमेन कहते हैं पेट को. तो उनकी 3 चीज़ें होंगी बॉडी की, हेड, थॉरक्स, एब्डोमेन. जैसे कि हमने पढ़ा था बाकी सारे वर्टिब्रेट में पढ़ा था कि किसी के अंदर हैं हमारे पास थिक है, स्केली बॉडी है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी ना. फिर हमने पढ़ा था कि जो फिशेस होती हैं उनके पास टेल्स होती हैं, फिन्स होते हैं, गिल्स होते हैं. तो इसी तरह हमारे पास जो इंसेक्ट्स हैं उनके पास भी 3 चीज़ें हैं, हेड, थॉरक्स, एब्डोमेन. एब्डोमेन पेट को कहते हैं. और हम सबको पता है इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है. अगर आप बटरफ्लाई को भी देखें तो हम उसकी जो बनाते हैं पिक्चर तो हम ऐसे करके बनाते हैं. देखें, ऐसे ही होता है ना, हम सेगमेंटेड बॉडी बनाते हैं उसकी. ओके,
नेक्स्ट हमारे पास था लेग्स। हमारे पास इनकी लेग्स के बारे में बहुत सारी जो है वो टाइप्स हैं, और लेग्स की बिना पे ही हमने इन लोगों को डिफरेंट कैटेगरी में जो है वो डिवाइड किया। नंबर 1 पे होते हैं 3 पेयर्स। 3 पेयर्स का मतलब होता है 6 टांगों वाले। क्या? 6 टांगों वाले, यानी कि 3 पेयर होंगे ना, तो हर पेयर में 2 लेग्स होंगी, तो कितनी हो जाएंगी? 6 लेग्स वाले होते हैं। कुछ मिलीपैड्स होते हैं। मिलीपैड्स का मतलब होता है कि जिनकी 100 मिलियन टांगे होती है, यानी कि जो काउंटेबल नहीं है। और सेंटीपैड्स का मतलब होता है जिनकी 100 टांगे हैं। उसके बाद है इनका हार्ड स्केलेटन होता है। कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिनका हार्ड होता है, कुछ का सॉफ्ट भी होता है। और इनकी खुसूसियत यह है कि इनकी बॉडी के अंदर कोई भी स्केलेटन नहीं होता। जैसे हमारी बॉडी के अंदर स्केलेटन है और हमारी जो हड्डियां हैं वो हमारे गोश्त से छुपी हुई हैं। इनकी बॉडी में इनका स्केलेटन होता है, ये बाहर ही नजर आ रहा होता है, और बॉडी के अंदर इनका सॉफ्ट सा एक मटीरियल होता है, दैट्स इट। तो इसलिए इनका जो हमारे पास स्केलेटन होता है उसको हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन। एक्सो का मतलब होता है बाहर वाला। हमेशा जब भी किसी चीज़ के साथ एक्सो आएगा तो आपने समझ जाना है कि बाहर की बात हो रही है। एक्सोस्केलेटन मतलब होता है इसका जो स्केलेटन है वो बाहर की तरफ है। इनकार्नोटम्स भी पानी में रहने वाले जानवर होते हैं, और ये भी हमारे पास किस में फॉल करते हैं? इनवर्टिब्रेट्स में। इन सब की वर्टिब्रेट्स नहीं होती हैं, ये ओशन में रहते हैं और उनके सर भी नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा स्टारफिश जो होती है उसका सर नहीं होता। इस तरह कुछ ऐसे होते हैं जिनके स्पाइंस होते हैं। स्पाइंस मतलब कांटों वाले होते हैं, गोल से। और कुछ हमने देखा होगा इलोंगेटेड, लंबे लंबे से होते हैं। ठीक है, तो जो इनकार्नोटम्स होते हैं वो ओशन में रहते हैं और उनका सर नहीं होता, इनकी ये खुसूसियत है। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट कैटेगरी है, हमने प्लांट्स को डिस्कस कर लिया, उनके वर्टिब्रेट्स को भी डिस्कस कर लिया, उनके इनवर्टिब्रेट्स को भी डिस्कस कर लिया। अब जो हमारे पास नया टॉपिक आ रहा है कि हम प्लांट्स को कैसे क्लासिफाई करेंगे। प्लांट्स को क्लासिफिकेशन के सिर्फ सबसे मेन 2 ही चीज़ें हैं। एक हमारे पास आ जाते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, एक हमारे पास आ जाते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। और इनके नाम से ही क्लियर है कि ये क्या होंगे। फ्लावरिंग प्लांट्स वो प्लांट्स होंगे जिनके ऊपर फ्लावर्स लगते होंगे, और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स वो फ्लावर्स होंगे जिनके ऊपर फूल नहीं लगते। आपने देखा होगा कि जब हम नॉर्दर्न एरियाज में या ठंडे एरिया में जाते हैं तो मोस्टली वहाँ पे बहुत कम ऐसे ट्रीज़ होंगे जिनके ऊपर फ्लावर्स होते हैं, वरना तो हमें फ्लावर्स जो हैं वो ऐसे एरिया से मिलते हैं जैसे हमारा एरिया है। हमें यहाँ पे हर टाइप के फ्लावर्स मिल रहे हैं बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर मॉडरेट है। मॉडरेट मतलब नॉर्मल टेम्परेचर है। बहुत ठंड के इलाकों में हमने देखा होगा लंबे लंबे से ऐसे दरख्त होते हैं जो कि नोकीले होते हैं, जिनकी ऐसे ट्रायंगुलर शेप होती है यूँ करके। ठीक है, तो उनमें फ्लावर्स भी नहीं लगते हैं। तो हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स में 2 टाइप्स हैं, एक होते हैं मोनोकॉट और एक होते हैं डाइकॉट, दैट्स इट। मोनोकॉट्स वो तमाम ऐसे फ्लावर्स या वो तमाम ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर सिंगल सीड होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर मैंगो को आप काटते हैं उसमें से एक बड़ा सारा सीड निकलता है। ठीक है, लेकिन अगर आप चना देखते हैं, चिकपी, तो चने को आप दबाते हैं ना तो उसके ऊपर हल्की सी कवरिंग होती है और वो 2 पीसों में डिवाइड हो जाता है। तो जो 2 पीसेस में डिवाइड होता है तो वो डाइकॉट है। मोनो का मतलब होता है 1, क्या होता है 1, और डाई का मतलब होता है 2। अगर मोनोकॉट होंगे, एक सिंगल सीड होगा तो उसे कहेंगे मोनोकॉट, और डाई मतलब 2। तो अगर 2 कॉर्ड्स होंगे तो हम कहेंगे इसको डाइकॉट्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा नंबर 3 चैप्टर है, सॉरी, फ्लावर्स एंड सीड्स, उसके अंदर हम मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स को ही फर्दर डिस्कस करेंगे, उनके स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, उनकी टाइप्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि नेक्स्ट ये होता है स्पोर बियरिंग। स्पोर मतलब इनके अंदर स्पोर्स बनते हैं, और कभी कभी इनमें रूट्स होती हैं और कुछ में रूट्स नहीं होती हैं। ये कौन सी थी टाइप? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की। कुछ होते हैं स्पोर बेयरिंग और कुछ होते हैं हमारे पास नेकेड सीड्स, मतलब उनके सीड्स हमें बाहर ही नजर आ रहे होते हैं, और कुछ के छुपे हुए होते हैं। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की 2 टाइप्स हैं हमारे पास। एक होते हैं स्पोर बेयरिंग, जिनके स्पोर यानी कि जिनके बीच में नजर आ रहे हैं, और वो कुछ रूट्स वाले होते हैं और कुछ विदाउट रूट्स होते हैं। और इसी तरह कुछ नेकेड सीड्स हैं। नेकेड सीड्स मतलब जिनके सीड्स हमें नजर आ रहे होते हैं, जिम्नोस्पर्म। और जो ये जिम्नोस्पर्म्स होते हैं ये उस टाइप का नाम है जिनके नेकेड सीड्स होते हैं। ओके, हमारे पास हमने देखा होगा कि जब हम नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं तो जो इस शेप के ट्रीज होते हैं वो कॉनिफर्स होते हैं। तो हमारे पास जो कॉनिफर्स होते हैं इनके अंदर ही सीड्स होते हैं इनके, और जो फर्न्स होते हैं और मॉसेस होते हैं ये भी हमारे पास नॉर्दर्न एरियाज में पाए जाते हैं, और ये भी इसी शेप के होते हैं, नीडल शेप के। जो फर्न्स होते हैं इनके अंदर इनके बीज होते हैं, जबकि जो मॉसेस होते हैं ये जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, हमारे पास डिफरेंट ड्राई फ्रूट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और इनके पास मोस्टली कोई फ्लावर नहीं होता, और इनकी जो रूट्स होती हैं बस, और इनके लीव्स जो होते हैं वो ट्रायंगुलर टाइप होते हैं, नोक वाले होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक नया टॉपिक, बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी जो हमारे तमाम एनिमल्स और तमाम प्लांट्स को जो है वो अफेक्ट कर रही है। बायो का मतलब क्या होता है हमारे पास? लाइफ। ठीक है, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी।
अब बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन होती है कि एक ही जगह पे एक हैबिटेट में जितने भी जानवर रह रहे हैं डिफरेंट स्पीशीज़, उसको हम बोलते हैं कि ये बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है। वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया। जैसे कि नॉर्दर्न एरियाज़ में हमने जी सुना है कि मारखोर रहता है, और मारखोर जो है उसकी जो स्पीशीज़ हैं वो बहुत डेंजर में हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं, और चंद रह गया सिर्फ 100 की क्वांटिटीज़ में भी नहीं है, मतलब 60-70 सिर्फ मारखोर्स हमारे पास रह गए हैं, और जो है वो बड़े कीमती होते हैं। तो मसला क्या है इन मारखोर्स के साथ जो ये जो है ख़त्म हो रहे हैं? किसी भी ऐसी स्पीशीज़ का नापैद हो जाना, ख़त्म हो जाना, जैसे कि आपने सुना होगा पांडास भी ख़त्म हो गए हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, एक आधा है या बहुत कम पांडा की रेशो रह गई है, ठीक है। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये बेसिकली इसलिए स्टडी करते हैं हम कि हम पता लगाएं कि जो ये एनिमल्स हैं ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं, ऐसा क्या होता है इनके साथ। नंबर 1 पे क्या होता है? क्लाइमेट चेंज। और आपको पता है कि ये ग्लोबल इशू है, पूरी दुनिया का क्लाइमेट चेंज हो रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अब कितनी शदीद गर्मी पड़ती है, तो उसकी क्या वजह है कि हमारे पास क्लाइमेट चेंज हो रही है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से, और कुछ हमारी भी गलतियाँ हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पहले जो थी वो इतनी गाड़ियाँ नहीं थी, अब बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, तो गाड़ियों के धुएं से क्लाइमेट चेंज पे इफेक्ट पड़ रहा है। इस तरह आपको पता होगा कि हमारे एसी और हमारे फ्रिज में से जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकल रहे हैं वो हमारे जो अर्थ की एक प्रोटेक्टिव लेयर है उसको ख़राब कर रहे हैं, तो उसमें भी सूरज की रोशनी बहुत डायरेक्ट नीचे आ रही है। पहले अल्लाह ताला ने जो है वो एक कवरिंग रखी हुई थी कि सूरज की रोशनी डायरेक्ट ना जाए, हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी ही हिफाजत को ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन, अब आप देखें कि हम दरख्त काट देंगे तो जो दरख्त पर जानवर रहते हैं वो कहाँ जाएंगे? ज़ाहिर बात है, उनका घर था वो, अगर उनका घर ही हम ख़त्म कर देंगे तो ऑब्वियसली कि वो मरेंगे ही ना, उनको अपना घर नहीं मिलेगा, उनको प्रॉपर खाने की चीज़ें नहीं मिलेंगी। ज़ाहिर बात है, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो दरख्त खाते हैं या उन दरख्त के ऊपर कोई स्पेशल ऐसा फ्रूट लगता है जिसको खा के वो ज़िंदा रहते हैं। तो अगर हम दरख्त ही काट देंगे तो वो कैसे ज़िंदा रहेंगे? ये भी एक बड़ी वजह है, और ये हम सबकी गलती है कि हम जो है वो डिफॉरेस्टेशन को ख़त्म करें, हम लोग दरख्त ना काटें, बल्कि हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए, ठीक है। ये अहम मसला हो गया किसका? बायोडाइवर्सिटी का, कि एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है ख़त्म हो रहे हैं ना पैर, ठीक है। और ह्यूमन हंटिंग का मतलब होता है कि इंसान जो है वो शिकार कर रहे हैं। अब मारखोर का ख़त्म होने की वजह यही है कि हम उसका शिकार करके उसके जो बड़े खूबसूरत से सींग होते हैं उसको बहुत कीमती जो है वो बहुत कीमती होते हैं, और वो उसको हम बहुत पैसों में बेचते हैं, ठीक है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है कि हम बहुत ज़्यादा फसलें लगा रहे हैं। ज़ाहिर बात है, फसलें लगा रहे हैं तो दरख्त कहाँ जाएंगे, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा जो भी काम करते हैं तो वो तो हमेशा नुकसानदेह होता है, इसकी वजह से भी जानवरों को रहने की जगह नहीं मिलती और वो मरना शुरू हो जाते हैं। फिर है पॉल्यूशन। अब आप नॉर्दर्न एरियाज़ में जाएं, उनकी झीलों पे जाएं, उनके एरियाज़ में जाएं, आप देखेंगे कि इतना गंद, इतना कूड़ा दरियाओं के किनारे पड़ा हुआ है, तो जो फिशेज़ हैं उन तक भी तो वो कूड़ा जा रहा है। आप लोग दरियाओं में कूड़ा फेंक रहे हैं, कोई फ़िश कोई खा लेती है शॉपर या कोई ऐसी चीज़, तो वो मर जाती है। तो इस तरह क्या हो रहा है, हमारी पोल्यूशन, ज़ाहिर बात है जब से इंसानों ने बहुत ज़्यादा जाना शुरू किया है तो वो बहुत ज़्यादा उनका अट्रैक्शन हो रहा है लेक्स के साथ, रिवर्स के साथ, तो अब क्या हम क्या रहे हैं, बहुत ज़्यादा गंद फैला रहे हैं। तो जो हम पोल्यूशन फैला रहे हैं वो इन हाउ इनडायरेक्टली किसके लिए जो है वो नुकसानदेह है? उन तमाम एक्वेटिक एनिमल्स के लिए, यानी कि जो पानी में रहने वाले जानवर हैं, तो उनके लिए हम पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। तो ना सिर्फ उनके लिए बल्कि हम जंगलों में भी तो गंद फैला रहे हैं। हमने बहुत ज़्यादा विजिट करना शुरू कर दिए हैं, हम जाते हैं, हम गंद मचाते हैं और घरों में वापस आ जाते हैं। तो हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए। अब कंजर्वेशन का मतलब होता है कि हाउ वी कैन मिनिमाइज दिस प्रॉब्लम, हम कैसे ख़त्म करें बायोडाइवर्सिटी को। तो हमने सबसे पहले तो क्या करना है, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को समझाना है। जैसे कि मैं अब आपको समझा रही हूँ, अब आपको ये बात समझ आएगी। अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ में जाएंगे और अगर आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई गंद मचाते हैं या दरिया में कुछ फेंकते हैं तो आप फ़ौरन उनको मना करेंगे कि जी नहीं, ना फेंको, फिशेज़ के लिए बड़ा नुकसानदेह है। या अगर आपकी फैमिली में से कोई भी ऐसा हो जो डिफॉरेस्टेशन करे, दरख्तों को काटे, तो आप उनको रोकें कि जी दरख्तों को ना काटें, इससे ये क्या प्रॉब्लम होगी, जो एनिमल्स हैं वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, वो नापैद हो रहे हैं, वो ख़त्म हो रहे हैं, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाने चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग अपनी फैमिली फ्रेंड्स को समझा के, हम प्लास्टिक का यूज़ कम करके हमें पेपर बैग्स यूज़ करने हैं। आपने देखा होगा कि अब बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि पेपर के जो हैं वो बना रहे हैं बैग्स। हम लोगों ने प्लास्टिक बैग्स को बिल्कुल जो है एक्सक्लूड कर दिया अपनी लाइफ से, बिकॉज प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल है जो कभी ख़त्म नहीं होता। तो जब वो ख़त्म ही नहीं होता तो हम उसको कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे? हमने प्लास्टिक यूज़ कर लिया, 1 दफ़ा किया, 2 दफ़ा किया, 5 दफ़ा, हमने अगर 100 दफ़ा भी प्लास्टिक बैग को यूज़ किया है तो एट द एंड हमने इसको फेंकना है। वो गंदा हो जाएगा या उसका यूज़ ही नहीं रहेगा या फट जाएगा, लेकिन वो ख़त्म नहीं होता, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो जलता नहीं है, वो उधर ही रहता है।
हमारे समुद्रों में कितनी लेयर्स लग चुकी हैं प्लास्टिक की। तो इसीलिए अब हमने फैसला किया है कि अब हम प्लास्टिक के बैग का कम यूज़ करेंगे। तो हमने एक तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली को समझाना है, प्लास्टिक का यूज़ कम करना है और चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करें। जैसे कि अब हमारे शूज़ होते हैं, स्कूल शूज़, अगर हम उसको एक दफ़ा पहनते हैं तो क्या हम उसको फेंक देते हैं? नहीं, हम उसको 1 साल चलाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर हम रोज़ न्यू शूज़ लेंगे, रोज़ उसको पहन के रात को फेंक देंगे तो एक दिन बहुत बड़ा ढेर लग जाएगा शूज़ का। ठीक है, तो ये चीज़ हमने नहीं करनी। चीज़ों को बार बार यूज़ करें, रिपीट करें। जैसे कि कपड़ों को बार बार यूज़ करें, इनको एहतियात से इस्तेमाल करें, क्योंकि आप जितनी बार इस्तेमाल करेंगे तो आप नई नहीं लेंगे, बिकॉज आपके पास ऑलरेडी मौजूद होगी। तो उससे भी क्या होगा, हमारा कूड़ा कम हो जाएगा, हमारा जो वेस्ट मटेरियल है वो कम हो जाएगा और उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, यानी कि जानवरों के लिए कूड़ा कम होगा। अगर आप जा रहे हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में तो कम कूड़ा फैलाएं, जो चीज़ों का है वो बार बार यूज़ कर लें। जैसे बर्तन है, आप पेपर के ना लेके जाएं, प्लास्टिक के पॉलीथीन के ना लेके जाएं, आप अपने घर के बर्तन लेके जाएं, उसको वॉश करें और बार बार यूज़ करें। क्योंकि अगर आप 5 दिन रह रहे हैं, आपके घर में हर पर्सन 1 प्लेट यूज़ करेगा। ठीक है, तो वो अगर 5 दिन का हम कूड़ा लगाएं तो वो इतना बड़ा ढेर बन जाएगा। और यही अगर हम घर से लेके गए होते अपनी प्लेट्स तो क्या होता, हम रोज़ धोते प्लेट और उसी को यूज़ करते, रोज़ धोते प्लेट और उसी को यूज़ करते। तो ये जो सब बातें मैं आपको बता रही हूँ, आपने अपनी फैमिली पे, अपने इर्द गिर्द में हर जगह पे अप्लाई कर जो है वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी है, ताकि क्या हो, हमारा ज़िंदगी आसान हो। और हमारी ज़िंदगी आसान होगी तो हमारे जानवरों की ज़िंदगी आसान होगी और बायोडाइवर्सिटी जो है वो वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स जो हैं वो एक जगह पर रह रहे हैं तो उनकी हैबिटेट क्लीन रहेगी, साफ़ रहेगी। और हमारे पास 3rd एंड 4th पॉइंट ये है हमारे पास कि हम लोग ज़ू बनाएं, एनिमल्स के रहने के लिए कुछ जगह बनाएं। अगर हमें लगता है कि हमारे एरिया में एनिमल्स के पास कोई अच्छा जंगल नहीं है, कोई पार्क नहीं है, तो हमें चाहिए कि हम ऐसे पार्क्स जो हैं वो बनाएं कि जहाँ पे वो इजीली रह सकें, उनके लिए खाना प्रोवाइड करें, उनका माहौल प्रोवाइड करें जो वो चाहते हैं। इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये कर सकते हैं कि देखें, आप जो कुछ प्लांट्स भी हैं जो है वो नापैद हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, प्लांट्स को कम से कम केमिकल्स लगाएं। यानी कि वो केमिकल्स जो हम लोग जो है वो मारने के लिए यूज़ करते हैं कीड़ों मकोड़ों को, कि वो फसलों में ना रखें, तो इतने केमिकल्स ना यूज़ करें कि जो हमारे सारे प्लांट्स हैं वो ख़राब हो जाएं। अगर हम बात करें अपने चैप्टर के एंड की, तो जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनमें पहली डेफिनेशन है वर्टिब्रेट्स की। देन आपने क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन करना है, जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया। उसके बाद आपने एडवांटेजेस में क्या था कि हाँ, क्या एडवांटेजेस थी कि साइंटिस्ट को हेल्प हो रहा है उनके नाम सजेस्ट करने में और उनको स्टडी करने में। फिर बर्ड्स को क्यों रखा वर्टिब्रेट्स में, क्योंकि उनकी जो है वो बैकबोन होती है। इसी तरह बर्ड्स के कौन से पार्ट्स हैं जो उनको लाइट एंड वेट बना रहे हैं, मैंने बताया था आपको, होलो बोन्स एंड एयर सैक्स। उसके बाद हमारे पास था कि प्लांट्स को क्लासीफाई करना 2 मेजर ग्रुप्स में, तो वो कौन से ग्रुप्स हैं, फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग। डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स के बारे में बताना है आपने। फिर 9 क्वेश्चन में बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन और 10th में इंडेंजर्ड स्पीशीज़। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ थी जो कि हमारी वजह से डेंजर में हैं, जो कि ख़त्म होने वाली है, एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, नापैद होने वाली है। फिर आपने तमाम अपनी जो हैं वर्टिब्रेट्स की टाइप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने, जैसे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें और 5वें पॉइंट पे उसकी एग्जांपल फिश का लिखे, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स, बर्ड्स, इन सब के। उसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन आ जाएगा कि वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में क्या डिफरेंस होते हैं। हमने पूरे टॉपिक में जो है वो यही पढ़ा कि इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, और पिछले टॉपिक में पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं। तो आप उन दोनों लेक्चर्स को बहुत अच्छे से सुन के आराम से 4 पॉइंट्स लिख सकते हैं कि क्या डिफरेंस है वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट टॉपिक था बायोडाइवर्सिटी के फैक्टर्स बताएं जो उसको अफेक्ट कर रहे हैं। फिर हमारे पास एक क्वेश्चन है आपका लास्ट वाला कि हम लोग कैसे क्वेश्चन था आपके पास, व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज़, कि क्या हम लोग हैं वो ले सकते हैं स्टेप्स। और वो मैंने आपको बताए कि फ्रेंड्स और फैमिली वाला, और फिर प्लास्टिक बैग्स वाला, देन पेस्टिसाइड्स थे जो हम लोग क्रॉप्स को जो लगा रहे थे, तो उसके लिए। तो ये 5 पॉइंट्स मैंने बताए। तो आई होप कि आप सबको बहुत अच्छे से ये समझ आया वो। अगर कोई बात समझ नहीं आ रही तो आप लेक्चर को रिपीट करके देखें, अपने क्वेश्चन आंसर्स को याद करने की कोशिश करें। आप सबके पास रिटन फॉर्म में तमाम क्वेश्चन आंसर्स हैं। अगर आप इस पूरे टॉपिक को ध्यान से सुन के अपने क्वेश्चंस पढ़ेंगे दोनों लेक्चर्स को, तो मुझे यकीन है कि आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। और आई होप कि ये तमाम लेक्चर्स, हम सबकी एफर्ट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हों और आप बहुत अच्छे तरीके से अपने तमाम टास्क को जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसको और अच्छे तरीके से समझें और अच्छे तरीके से याद करें। तो ये हमारा एंड था चैप्टर नंबर 1 का। थैंक यू सो मच।